जी वो जुदाई ख़त्म हो गई है, हम आ गए। उन्हीं दिनों पाकिस्तान बनने से पहले, क्योंकि डोमिनेशन हिंदू आबादी की थी, अफवाह उड़ी कि आपके घर पे हमला होना है। तो मेरे वालिद साहब ने हमें मोची दरवाज़े के अंदर पहुंचा दिया, क्योंकि मोची दरवाज़े में डोमिनेंटली मुस्लिम ज़्यादा थे। हम 1-2 रात वहाँ रहे और उसके बाद वालिद साहब ने 2 सिपाहियों का बंदोबस्त किया जिनके पास गन्ने थी। वो रात को ऊपर चढ़ के तीसरी छत पे वो इधर उधर हवाई फायर 5-6 करते थे। और ख़वातीनों से उस ज़माने में धमाके नहीं होते थे, अब तो हम आदत हो गई ना रोज़, मतलब है कि जो अखबार में पढ़ता है वो धमाका आपके अंदर भी होता है, उसका आपको सुनाई भी देता है, उसकी दहशत इतनी होती है, अब तो आदत होती जाती। उन दिनों आदत नहीं थी धमाकों की। चुनांचे वो राइफ़ल होती थी जिसको 303 करते थे, वो यूं करके उसका पुल थ्रू होता था, यूं करके पता नहीं उसका ख़ास मैकेनिज़्म होता था, बड़ी भारी राइफ़ल होती थी। उसका जब फायर होता था तो पूरा लाहौर लर्ज़ उठता था उस खामोशी में, कर्फ्यू लगे हुए थे। और परिंदे जो है वो, मेरा ख्याल परिंदे तो पहले फायर पे लाहौर छोड़ गए थे। उसके बाद लोग खौफजदा हो गए, क्या हुआ जी? कहने लगे जी गोरखा पलटन आ गई। अब ये सारी अफवाहें थी। गोरखा पलटन के बारे में मशहूर था कि उनके पास एक खंजर होता है जिसको कुकड़ी कहते हैं, या कुकड़ी, हमें तो पता नहीं था, कुकड़ी हमारे यहाँ तो मुर्गी को कहते हैं, लेकिन वो खमदार एक खंजर होता है टिपिकल नेपाली, कि वो गोरखे जो हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने गोरखा रेजिमेंट इसलिए बनाई थी कि उनका कोई तल्लक नहीं था एवरेज इंडियन के साथ, कोई हमदर्दी नहीं थी। चुनांचे वो बेदर्दी से कत्ल कर सकते थे, उनकी कोई हमसायगी उनके साथ नहीं थी। तो कहा गया कि गोरखा पलटन आई है और जो मुसलमान जहाँ जहाँ मिलते हैं उनके वो पेट चाक कर देते हैं। और उनको वो इतने एक्सपर्ट हैं कि साथ वाले जाते हैं, वो कुकड़ी चलाते हैं और बंदे को खबर भी नहीं होती, वो गोरखा चला जाता है, फिर वो बाद में गिरता है। उसके बाद एक और अफवाह आई कि जी बलोच रेजिमेंट भी शहर में दाखिल हो गई और अब हम सेफ हैं। बलोच रेजिमेंट का बड़ा उस ज़माने में एक किरदार रहा है मुसलमानों को बचाने में। शालमी में जो आग भड़की मैस स्केल पे, जिसने पूरे लाहौर को, जिस तरह शफक रंग होता है रात को, इस तरह कर दिया। तो मेरा नावल है राख, और बुनियादी तौर पे वो शालमी की जो राख है उसी के उसमें हवाले। एक और बात मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जब बाद में, बहुत बाद में, तकरीबन 6 माह बाद स्कूल फिर खुल गए, तो हमने देखा कि पूरा शालमी जो था वहाँ पे पहाड़ियाँ थी मलबे की, ह्यूज, कोई रास्ता नहीं था, पहाड़ियाँ थी। और वहाँ पे सेफ जो होते हैं लोहे के, वो बहुत सारे वहाँ पे पड़े हुए थे, क्योंकि सारी चीज़ें जल जाती हैं, सेफ जलते नहीं हैं और उनको ले जाया भी नहीं जा सकता। जिस तरह वो जहाज़ रेत में फंस जाते हैं ना, दूर से नज़र आते हैं, ऐसे वो सेफ नज़र आते थे। और मैंने ये भी नोट किया स्कूल जाते हुए कि बाज़ लोग उस राख को कुरेदते थे और कभी कभी उसमें से कोई कंगन निकल आता था, कोई ना कोई जेवर निकल आता था। तो वापसी पे वहाँ पे एक शख्स था जो मेरी याददाश्त में रह गया, और उसका नाम जो भी था हम उसको बुंदू राम कहते थे। और वो वाहिद शख्स था पूरे लाहौर में हिंदू जो बाकी रह गया था। और मंदिर के अलावा एक तो मस्जिद बच गई थी शालमी की, और उसके बाद एक बहुत सुनहरी कल्स वाला मंदिर था जो एंट्री पे था, वो बच गए थे। हम सिर्फ मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर की बात नहीं करते। वो बाद में जो हुआ, मतलब है कि हंगामा बाबरी मस्जिद का, उसमें वो मंदिर ढाया गया। तो बहरहाल, तो मस्जिद और मंदिर के अलावा रंगमहल चौक से ज़रा पहले महमूद के अय्याज की कब्र के करीब एक गली का छोटा सा हिस्सा अभी तक मौजूद था। 2-4 मकानों के माथे अभी तक कायम थे, लेकिन इन माथों में जो दरवाजे और खिड़कियां थी उनमें सिर्फ आसमान था, उनके पीछे खुशना था। जैसे किसी का फिल्म का सेट लगा होता है ना, बाज़ार का सेट लगाते हैं तो सिर्फ उसका माथा होता है, पीछे कुछ नहीं होता, इस तरह का एक मकान था। और बुंदूराम उसी गली में एक टूटी खटारा चारपाई पर बैठा हुक्का पीता रहता था।
सिर्फ एक धोती में मलबूस। और हम उसे कहते बुंदूराम तुम तो हिंदू हो, तो फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं जाते? और वो अपने तंबाकू की जर्दी वाले दांतों के साथ हंसने लगता और कहता है ओए ये मेरा घर का दरवाज़ा है, तो इसके अंदर भी नहीं जा सकता, हिंदुस्तान कैसे जाऊं? ज़रा धकेल कर देखो, शाबाश। और कोई बच्चा आगे बढ़कर दरवाजे को धकेलता तो कोई ईंट नीचे आ जाती और पीछे हट जाता। इसके पीछे कुछ भी नहीं है। बुंदू खुश होकर कहता मैंने राखी तो करनी है ना, घर तो है ना। पूरे लाहौर में शायद वो अकेला हिंदू था जो उस गली में चारपाई पर बैठा हुक्का पीता था, बाकी सब जा चुके थे और उनकी जगह लेने को उधर से लोग आ चुके थे। और फिर एक रोज़ 2-3 रोज़ के बाद हमने देखा कि बुंदूराम को भी किसी ने छुरा घोंप दिया। पार्टीशन के बहुत सारी जो ट्रेजिडीज, उनमें ये तारीख़ की सबसे बड़े नकले मकानी कहलाती सबसे बड़ी हिजरत। तकरीबन 1.25 करोड़ लोग इधर से उधर और उधर से इधर आए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मूवमेंट जो है ये भी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, क्योंकि बरे-सगीर के जितने मुसलमान थे उन्होंने इसके हक़ में वोट दिया था। तो वो जो कहा जाता है कि ये दाग दाग उजाला और शबगुज़ीदा सहर, मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि उजाला तो हुआ और वो अगर दाग दाग हुआ तो हमारी वजह से हुआ, इसमें उजाले का तो कोई कसूर नहीं है। बाहर तौर वो पनाह गज़ीन आते थे, हमारे लोग उनको पनाह गीर कहते थे, और वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते थे हमारे घर के नीचे, क्योंकि अब्बा जी को ये इख्तियार था कि वो कृष्णा गली के मुख्तलिफ जो मकान हैं उनमें से बेशतर जो थे वो मुकफ़ल थे और बहुत सारे खुले पड़े थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमने वापस आ जाना है। तो मुझे याद है कि एक मकान के अंदर हम गए तो साफ़ सुथरे बर्तन, जिस तरह कोई मतलब घर को साफ़ सुथरा रखता है, और चूल्हा था, उसके ऊपर हांडी भी चढ़ी हुई थी, और सेन जो था उसमें झाड़ू फिरी हुई थी, कोने में झाड़ू भी था, यानी उसको साफ़ सुथरा करके वो गए थे ताकि हमने वापस आना है। तो वालिद साहब मुख्तलिफ़ लोगों को देखते, फैमिलीज़ आती और उनको वो मकान खोल के देते और वो उनमें आबाद होते। एक और चीज़ याद रखिए कि जो लोग वाकई डिग्निटी वाले थे ना, और बहुत से थे डिग्निटी वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, कैसे कैसे घर छोड़ के आए थे, ज़मीनें छोड़ के आए थे, वो कभी आगे नहीं होते थे खुद से, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी मांगने की, किसी के ऊपर डिपेंड होने की। तो वालिद साहब हमेशा ये नज़र रखते थे कि कौन सी औरत सिमटी बैठी है अपने बच्चों के साथ और वो आगे नहीं आ रही, वो ये नहीं कह रही दूसरों की तरह कि हमें ये मकान दे दें, मैं ये, तो वो हमेशा उस औरत को बहन जी करके वो आगे लाते थे। और फिर ये होता था कि 3 दिन के लिए खाना हमारे घर से जाता था, क्योंकि नए नए आबाद हुए हैं, तो उसमें कुछ लतीफ़े भी हुए। मसलन एक साहब थे तो उनके हमरा उनकी 2 बेटियां थी, तो उन्होंने बड़े बड़े लहंगे पहने हुए थे। हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ से आई हैं, वो राजस्थान से आई हैं या क्या, बिल्कुल ही स्ट्रेंज लोग थे पंजाब के लिए। तो उनको एक मकान दिया, तो जब मैं और अब्बा जी खाना लेके गए तो हमने देखा कि वो बाबा जी हुक्का पी रहे और खांस भी रहे थे। तो मेरे अब्बा जी ने पूछा कि बाबा जी आप खांस बहुत रहे? कहने लगे बेटा पहली मरतबा हुक्का पी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी पहली मरतबा क्यों पी रहे हैं? कहने लगे ये मकान के पीछे 2 और कमरे हैं और उनमें तंबाकू भरा हुआ है, वो गोदाम था तंबाकू का। तो देखो ना अब शुरू करूँगा तो ये तंबाकू ख़त्म होगा ना। वो समझते थे कि अगर मकान अलाट हुआ है तो ये हमारी ड्यूटी है कि उसके अंदर जितना तंबाकू है वो भी पी लिया जाए। तो जो लोग आते थे वहाँ पे उनके चेहरे अजीब से थे, मतलब है कि उसका मैंने कुछ बयान किया है, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता जो पनाहगज़ीन आते, क्योंकि हम तसव्वुर नहीं कर सकते ना कि एक भरे पूरे घर को छोड़ना, अपने आबा अजदाद की कब्रों को छोड़ना, और शायद अपनी माँ की लाश छोड़ना, या जो बहन उठाई गई है उसके आप पीछे भी नहीं जा सकते, उसको छोड़ना, और उसके बाद आपका चेहरा कैसा हो जाता है। ये चेहरा बनाने से नहीं बनता, ये उस
ट्रेजिडी से बनता है जो 47 में लोगों पर बीती। चुनांचे ये बिल्कुल अलग से लोग थे। और ये भी है कि वॉल्टन कैंप बहुत बड़ा कैंप था और वहाँ पे सारे पनाहगज़ीन वहाँ जमा होते थे। और क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी, अगस्त में पाकिस्तान बना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आगे सर्दियाँ आ रही थी, तो मुझे याद है कि वालदा साहिबा ने 2-3 ख़वातीन को रखा और वो दिन रात रज़ाइयाँ बनाती रहती। और जब 10-12 रज़ाइयाँ हो जाती थी तो फिर वॉल्टन के, क्योंकि लाहौर के शहरियों ने, ज़ाहिर है ये उनका फ़र्ज़ बनता था कि आप तो घरों में बैठे हुए हैं, जो बेघर हुए हैं उनका हक़ बनता है ना, तो उन्होंने बहुत मदद की। ये अलग बात है कि उन कैंपों में भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई जिनके बारे में मैं यहाँ पे मतलब मैं अवॉइड करता हूँ कहना कि क्या हो चुका था। मेरा ख्याल है कि कोई नया कारवान उतरा है, कोई बाहर आवाज़ें आ रही, तो उन मुसाफिरों का इंतज़ार कर लेते।